बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। आपने मुझे मांग संख्या 3031 पर बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इस सदन में हमारे सत्ता पक्ष के साथी भी बैठे हुए हैं, विपक्ष के भी बैठे हुए हैं, और हम आज जिस मांग संख्या पे अपने बात रख रहे हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि आज राजस्थान के अंदर SC, ST, OBC, EWS जितने भी हमारी आरक्षण की व्यवस्था है उस पर हम अपनी बात रख सकें, क्योंकि 8 करोड़ की जनता ने हमको यहाँ चुन के भेजा है। हम माननीय 200 सदस्य हैं, तो हमें एक सकारात्मक बात यहाँ रखनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आज हमारे सत्ता पक्ष के कई साथियों ने आज मांग संख्या 3031 पर बोले हैं, लेकिन आरक्षण व्यवस्था पर नहीं बोले। मुझे संकोच नहीं है कहने में, क्योंकि आप भी हमारे साथी हैं और हम भी आपके साथी हैं। जनता ने हमें चुन के भेजा है, हमने उनकी बातों को रखने के लिए सदन में आए हैं। तो मेरा आपसे मानना है कि 2014 के बाद रोस्टर प्रणाली का जो संधारण किया जाना था, कार्मिक विभाग के बार बार पत्र के बावजूद भी वो विभागीय साइट पे नहीं किया गया। आज कई ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि जो भर्ती निकली हुई हैं आपके यहाँ से, सरकार के द्वारा जो भर्ती की गई हैं, चाहे पटवार भर्ती हो, प्रोफेसर भर्ती हो, RPSC के द्वारा विभिन्न भर्ती हो, उनमें रोस्टर प्रणाली के आधार पे रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी मैं आपको सदन के माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, सदन में आपके माध्यम से कुछ बातें रखने चाहता हूं कि पटवार भर्ती 2025, इसमें SC, ST, OBC जो वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन था उसके आधार से जो भर्ती होनी चाहिए थी, उसके अंदर आप देखिए टोटल 1733 पदों में से SC के लिए 16% के आधार पे 277 पद स्वीकृत होने चाहिए थे और हुए कितने? 229 मात्र। उसी तरह ST के लिए 12% के आधार से 208 होने चाहिए थे, हुए 175। SC के लिए 48 और ST के लिए 33, इतने पदों की कमी की गई है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि किस तरह से SC, ST और हमारे अन्य भी वर्ग हैं, EWS है, OBC है, उनके साथ कठोराघात किया जा रहा है। तो माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से साथियों से कहना चाहूँगा, सभी सदन हैं, मंत्री महोदय जी हैं, कि कार्मिक विभाग के द्वारा पत्राचार के बावजूद भी जो रोस्टर प्रणाली के आधार पे आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। इस पे थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। उसी के आधार पे अपन उच्च शिक्षा की तरफ चलें तो टोटल 1648 पद हैं। 1648 पदों में 16% के आधार से SC के लिए 260, ST के लिए 194 होने चाहिए, लेकिन जो विज्ञापन निकाला गया SC के लिए 172 और ST के लिए 148, यानी सीधा सीधा SC के लिए 88 और ST के लिए 46 पदों का सीधा सीधा नुकसान हुआ है। साथ ही जो बैकलॉग है, बैकलॉग की तो बात ही नहीं की गई है। पूर्व में जो बैकलॉग है वो 153 पद हैं, जिसमें SC के लिए 87 और ST के लिए 66 पद खाली थे, वो भी गायब कर दिए गए हैं। और साथ ही मुझे ये कहना पड़ेगा, MBC के लिए 5% आरक्षण के आधार पे 96 पद मिलने चाहिए थे, उन्हें 93 पद दिए गए, यानी कि 3 पदों का यहाँ भी उनके लिए घाटा हुआ एक तरह से। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 8 करोड़ की जनता ने चुन के भेजा और हमें सदन में रखनी चाहिए। चूँकि हमारे कई सदस्य हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोल पाते हैं। बोलना चाहिए हम सबको, आरक्षण व्यवस्था बोलनी चाहिए, क्योंकि 8 करोड़ की जनता ने चुन के भेजा हमें यहाँ पर, और हम सभी साथी यहाँ हैं। हम अब यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती 2019 में की गई, 2019 में, और उसका रिजल्ट आया था अभी 3 अगस्त 2024 को। उसमें अपन देखें, उसके अंदर जो SC, ST की कैटेगरी हैं उसमें न्यूनतम अंकों का कोई प्रावधान नहीं रखा गया, कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। इसके अंदर जब परिणाम को देखने को मिला कि पूर्ण एलिजिबल छात्र उपलब्ध होने के बावजूद भी ST के 63 पद खाली रखे गए और SC के 39 पद
खाली रखे गए। यहाँ भी हमारे SC ST भाइयों के अधिकारों का हनन हुआ। ये भी माननीय सभापति महोदय जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इस सदन में कि हमें इस पे गौर करना पड़ेगा इसके ऊपर। साथ ही सहकारिता के अंदर अपन देखते हैं राजस्थान में लगभग 41,000 से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं, राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय, बहुत सारी है। इसमें नाम लूँगा जैसे कि केंद्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ, उपभोक्ता होलसेल भंडार, केंद्रीय बुनकर संघ, नागरिक बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, यानी कई तमाम सहकारी समितियाँ हैं। इसके अंदर सहकारी संस्थाओं में केंद्र भारत सरकार के सरकार की हिस्सा पूंजी अंशदान सहायता की राशि विनियोजित की जाती है। साथ ही मैं कहूँगा कि इसमें SC ST जो वर्ग है केवल संचालक मंडल के पदाधिकारियों के लिए ही इसमें हमें शामिल किया जाता है SC ST वर्ग के लिए। अगर आप इसमें उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अगर आप आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे भी लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन करके अपनी सेवाओं को देने का मौका देंगे। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि जिस तरह से हमारे SC ST OBC EWC जो रोस्टर के आधार पर जो पद मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, उस पर भी थोड़ा मैं गौर करने की ज़रूरत है। साथ ही छात्रवृत्ति, चूँकि मैं धौलपुर की बछड़ी विधानसभा से आता हूँ, हमें कई फ़ोन आते हैं कि साहब हमको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, हमें समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहाँ से फंडिंग नहीं हो पा रही है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप त्वरित फंड लेकर के बच्चों के छात्रवृत्ति डालेंगे तो हो सकता है कि उनके कहीं से कर्ज लेकर के अपनी फ़ीस भरी हो, उन पे किसी तरह का आर्थिक रूप से दबाव हो तो वो कम हो सके और वो अपने शिक्षा पे ध्यान दे सकें। चूँकि SC ST OBC में हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने हमेशा इन वर्गों का ध्यान रखा है, लेकिन इस बजट के अंदर हम SC ST OBC लोगों को बिल्कुल ठगा होना पड़ा है, बिल्कुल ठगा गया हम लोगों को। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि मैं धौलपुर में कई आवासीय छात्रावास जिनमें मैं गया हूँ देखने के लिए, उसके अंदर कहीं बेडशीट नहीं है, कहीं चादर नहीं है, उड़ने के लिए अपने जो रजाई गद्दे तकिए होते हैं वो भी सही प्रॉपर तरीके से नहीं है, बिल्कुल गंदे फटे हाल पे हैं, और खाने के जो बर्तन हैं वो भी नहीं है। मैंने कई जगह देखा कि एक ही व्यवस्था से टेंडर चल रहा है, खाने की जो खाद्य सामग्री की जो आपूर्ति है वो भी प्रॉपर नहीं है। और तो सभापति महोदय जी, मैंने जब वहाँ चेक किया विजिटर रजिस्टर चेक किया तो उसमें अधिकारी भी कम से कम साल में एक बार सिर्फ चेकिंग करने आया। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा सदन में आपके माध्यम से कम एक ऐसी नीति अधिकारी, चाहे उपकरण अधिकारी हो, तहसीलदार हो, BDO हो या कोई प्रॉपर अधिकारी वहाँ पे जा कर के समय समय पे महीने में एक बार तो विजिट करें, बाकी समस्याओं को देखें, बच्चे किस हालात पे रह रहे हैं। क्योंकि वो आवासीय छात्रावास, चाहे उनकी बिल्डिंग हो, चाहे उनके एजुकेशन हो, चाहे गेम्स के संसाधन हो, कुछ नहीं आज वहाँ पे। ये बड़ा कहने के लिए मैं सदन में आपके माध्यम से कह रहा हूँ। साथ ही हॉस्टल अधीक्षक, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं हॉस्टल अधीक्षक के, कई बार हम डेपुटेशन पे लगाते हैं उनको। मेरा माननीय सभापति महोदय जी, सदन में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हॉस्टल अधीक्षकों की जल्दी जल्दी भर्ती की जाए, जिससे डेपुटेशन पे हम लोगों को नहीं लगाना पड़े। साथ ही यहाँ मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, SC ST OBC EWC वर्ग के लिए अलग से एक नीति लाएं। माननीय सभापति महोदय जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं पहली बार का विधायक हूँ और मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मैं चाहता हूँ 5 मिनट आपसे निवेदन है मेरा, 5 मिनट बस प्लीज। वक्त बहुत है, ये है, आप बात उनके उत्थान के लिए नीति बनाई जाए। साथ ही हमारी सरकार के समय में, हमारी पूर्ति सरकार के समय में दिव्यांगों के लिए 5000 स्कूटियाँ देने का प्रावधान था। आप 24-25 के बजट में मात्र 2000 स्कूटियाँ दी गई दिव्यांगों के लिए, और 25-26 के बजट में 3000।
24-25 के बजट में धौलपुर जिले में मात्र 27 स्कूटियाँ मिली थीं, जिसमें बसड़ी विधानसभा में सिर्फ 4 स्कूटियाँ आई। मेरा सदन में माननीय सभापति महोदय जी आपके माध्यम से विनती है कि इसमें दिव्यांग स्कूटियों को और बढ़ाया जाए। साथ ही माननीय सभापति महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन में बात रखने का मौका मिल रहा है कि प्रदेश के अंदर एससी समुदाय के राजकीय कार्यों के विरुद्ध जातीय द्वेषता एवं बदले की भावना से निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मैं आपके सामने कुछ बिंदुएं रखूँगा। इसमें मुझे आपके माध्यम से सरकार को कहना पड़ रहा है कि दिनांक 14 दिसंबर 2023 को दौसा क्षेत्र के मंडावरी गांव के एससी समुदाय के 8वीं की स्कूल की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार किया गया। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के समारोह में श्रीमती हेमलता बैरवा प्रबोधक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई तहसील किशनगंज जिला 12 को अपने संवैधानिक दायित्व निभाते हुए उनको पे भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। ये सोचने लायक विषय है। 15 फरवरी 2024 को झालावाड़ रोड के स्कूल विकलांग दलित उपाचार्य श्री प्रवीण कुमार जाटव को इस विद्यालय में अपमानित कर प्रताड़ित किया गया। 8 फरवरी 2024 को श्रीमती पूजा बुनकर अनुसूचित जाति की अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोजड़ा जालसू जिला जयपुर के साथ स्कूल के स्टाफ के द्वारा जातीय भेदभाव अत्याचार एवं उत्पीड़न किया गया और उन्हें बिना किसी के आधार पर निलंबित भी किया गया। साथ ही 19 फरवरी 2024 को नीमका थाना की ग्राम पंचायत चीपलाटा के ग्राम विकास अधिकारी श्री ललित कुमार झाड़ली के द्वारा गबनकर्ता आरोपी के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर करने के कारण भी बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाकर मानसिक प्रताड़ना कर उत्पीड़न किया गया। उन्हें मानसिक अवसाद में लाया गया, जिस कारण ललित कुमार रेगर को मानसिक प्रताड़ना के कारण अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। इस तरह से बहुत सारे केस हैं। अगर मैं बताऊँगा तो मेरा आपके माध्यम से इस सदन में विनती है सभी साथियों से कि हमें जातीय द्वेष भावना इस सब को कम करने के लिए विचार करना चाहिए। साथ ही माननीय सभापति महोदय जी, मुझे आपके माध्यम से सदन में एक समरावता गांव की घटना को याद दिलाना पड़ रहा है कि हमारे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जी भी गए थे वहाँ गृह विभाग से। माननीय हमारे डॉक्टर कृपाल मीणा जी भी गए थे, कैबिनेट मंत्री जी। समरावता गाँव वासियों का क्या दोष था? उन्होंने सिर्फ अपने गांव को देवली जो उपखंड है वहाँ 90 किलोमीटर लगता है, उन्होंने वहाँ से जोड़ने के लिए उनियारा में जोड़ने के लिए उस चुनाव का बहिष्कार किया। यही तो उनकी गलती थी। क्या गलती उनकी ये थी? उन्होंने जब चुनाव का बहिष्कार कर दिया, एसडीएम साहब के द्वारा कलेक्टर साहब के मैसेज भी पहुँच गया, तो क्या कलेक्टर साहब को आकर के उनको समझाइश करनी चाहिए थी? मेरा मानना है कि अगर वो समझाइश करते तो ये घटना नहीं घटती। घटना घटी वहाँ के निर्दलीय हमारे जो चुनाव लड़ने वाले थे प्रत्याशी, वो वहाँ गए। उन्होंने वहाँ देखा कि ज़बरदस्ती मतदान कराया जा रहा है एसडीएम के द्वारा। ये भी सोचने वाली विचार है कि लोकतंत्र में सबको बराबर का हकदार है। अगर उनकी पीड़ा है तो उस पीड़ा को जाकर के सुनना चाहिए था कलेक्टर साहब को, अन्य उच्च अधिकारियों को आश्वासन देते उनको, ये घटना नहीं घटती। साथ ही जब वहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी जी ने जब ये घटना घटी, उन्होंने बोला कि आपने मतदान क्यों कराया, तो सबकी ड्यूटी बनती है कि भाई समझाइश के द्वारा बात होती तो अच्छी बात थी। घटना घटी, घटना के बाद थप्पड़ कांड भी हुआ, सारी चीज़ हुई। लेकिन शाम के टाइम जब वहाँ के समरावता के सारे निवासी मीणावाटी गानों के साथ अपना मनोरंजन कर रहे थे, तो वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा गांव को घेर करके और लोगों को ज़बरदस्ती आंसू गैस और कई सारे डंडे पत्थर आदि से उनको भगदड़ मची, उनको मारा पीटा गया और ज़बरदस्ती उनको जेल में डाला गया। वहाँ पे सरकार के 2 मंत्री गए और दोनों मंत्रियों ने न्यायिक जांच की बात कही लोगों ने। क्या मैं माननीय सभापति महोदय जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या सरकार समरावता गांव की न्यायिक जांच कराने की मंशा रखती है? ये हमें सोचने लायक बात है।
8 करोड़ जनता ने हमें चुन के भेजा है, हमें कुछ मान रखना चाहिए राजस्थान का। हमारी परिपाटी रही है इस सदन के अंदर, हम सबको बोलने का हक अधिकार भी है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, चूँकि हम यहाँ पे आए हैं, मैं भी बसेड़ी में ऐसी विधानसभा से आया हूँ और यहाँ आया हूँ तो बाबा साहब के कलम के द्वारा आया हूँ, बाबा साहब के रिजर्वेशन के द्वारा मैं यहाँ आया हूँ। तो हमें हक है, पूरा अधिकार है कि हम अपने लोगों के लिए यहाँ बोलें। तो मेरा माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से इस सदन के सभी सदस्यों से विनती है कि हमें SC ST EWS OBC वर्ग के उत्थान के लिए कम से कम सरकार से अपने अपने क्षेत्र में मांग डिमांड करनी चाहिए। और साथ ही मैं एक लास्ट बात कह के अपनी बात रखूँगा। माननीय सभापति महोदय जी, धौलपुर की जनता ने, ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है, भाजपा की वहाँ एक भी सीट नहीं आई तो क्या वहाँ लोग नहीं रहते हैं? आज धौलपुर के साथ इतना कुठाराघात क्यों किया गया? हमारे एक भी विधानसभा के अंदर लकड़िया का काट दिया सरकार के द्वारा इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। माननीय मंत्री महोदय, आपसे नहीं कहेंगे, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं और आपसे सीख रहे हैं हम तो पहली बार, आपको करना चाहिए था। 2 प्रस्ताव लिए गए, हम आपसे तो सीख रहे हैं, जब हम आपकी तरह करेंगे तो क्या होगा? हम तो चाह रहे हैं कि आप 2 काम लिए गए, वो भी पूरक बजट में भी नहीं आए हमारे। क्या धौलपुर राजस्थान का पार्ट नहीं है? वो भी तो एक हिस्सा है, कुछ तो दे देते। 8 करोड़ की जनता है, 12 लाख की वहाँ पे जनसंख्या है, ठीक है, लोकतंत्र है, कोई हारता है कोई जीतता है। आज कांग्रेस वहाँ पे जीती है तो कम से कम उन लोगों की तो मान लेते जो हमारे साथ भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनकी भी तो डिमांडें पूरी कर देते। हम सोचते कि चलो कुछ तो मिला हमारे क्षेत्र की जनता को। तो मेरा मानना है इस तरह से कुठाराघात न करें हमारे धौलपुर के साथ। आज धौलपुर शहर पूरा, कलेक्टर साहब ने 160 करोड़ की DPR बना के भेजी, 160 करोड़ की DPR, क्या मिला? अभी पूरक बजट में पढ़ा था हमने 10 करोड़ धौलपुर शहर के विभिन्न सड़कों के लिए, धौलपुर शहर के। और बड़ा मुझे खुशी वो होती है, हंसी भी आती है, मात्र 1 करोड़ रुपए 2 किमी की सड़क के लिए। क्या धौलपुर का यही दुर्भाग्य है? 1 किमी की सड़क मात्र 2 करोड़ रुपए। ये तो हम नगर परिषद से भी करा सकते थे इतने कामों को वहाँ। आज 36 कॉलोनियाँ पानी के अंदर डूबी हुई हैं, 160 करोड़ की DPR बना के भेजी गई है, उस पर एक भी काम नहीं हुआ। मेरा मानना है सभापति महोदय जी, कम से कम कुछ तो देते, कुछ धौलपुर का लिहाज करते। धौलपुर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी गृह जिला है, कुछ तो दे देते हम लोगों को। हमें नहीं देते तो जो भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़े थे उनको ही दे देते। आपने तो वो भी नहीं किया। तो बड़ा क्या कह सकते इस बारे में, मुझे तो सोच के भी बड़ी बात होती है कि सरकार है और सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक पार्टी के मुखिया हैं या प्रदेश के मुखिया हैं? ये मेरा एक क्वेश्चन है आपके माध्यम से सदन में। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सदन में अपनी बात रखी, मांग संख्या 30-31 से बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। चौधरी, माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 30